हेलो मेरे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक है। कक्षा 12 ठीक है, इस क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो लेक्चर नंबर 6 है, सॉरी 7 है, 7वां लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है उसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें हम देखेंगे सर दो क्षेत्र मॉडल, ठीक है, दो क्षेत्रों के आधार पर देखेंगे, क्योंकि वैसे 3 प्रकार के क्षेत्र मॉडल होते हैं, 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र और 4 क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 क्षेत्र मॉडल पढ़ाने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिल सके। ताकि जो आप कह रहे हैं कि सर हमें नेशनल इनकम के अंदर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अरे नहीं समझ में आएगा तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ताकि मैं आपको कह रहा हूं कि एक एक लेक्चर वीडियो को पूरा देखना आपको, एक एक, अगर आपने वीडियो को स्पीड करने की कोशिश की, दोहराने की कोशिश की, तो बेटा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन को मैंने बोला है, ठीक है। चलेगा। आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि इसमें क्या होगा सर, आय का प्रवाह होगा वो घूमता रहेगा, आय का सर्कल बनेगा। तो कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो इसका जो विचार है ना, वो 1758 के अंदर एक अर्थशास्त्री थे फ्रांस के, जिनका नाम था फ्रैंकाइस क्विजेने। फ्रैंकाइस क्विजेने ने, जो फ्रांस के कृषि अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये विचार दिया था। और ये किस प्रमेय पर आधारित है, तो ये आयलर यानी कि ऑयलर प्रमेय पर आधारित है, ये ऑयलर प्रमेय पर आधारित है। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न इसमें आता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, ध्यान रखना। आय का चक्रीय प्रवाह में सिंपल सी लाइन लिख लेना कि जहां पर वस्तु एवं सेवाओं तथा मुद्रा का प्रवाह होता है, जहां पर वस्तु एवं सेवा तथा मुद्रा का प्रवाह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर, आय का चक्रीय प्रवाह। या ये कह सकते हैं कि जहां पर परिवार, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, इन चारों के बीच में जो मुद्रा का प्रवाह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर, आय का चक्रीय प्रवाह। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर मेरे पास में मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो ये कह सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन के रूप में लिख लेना कि जहां वस्तु व सेवाओं, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं तथा मुद्रा का प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह या मुद्रा की पूर्ति का प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह होता है, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह होता है, उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। देखना ये भी लाइन आपको समझ में नहीं आएगी कि सर मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है वो देखना। तो अर्थव्यवस्था के अंदर 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं आय को प्रभावित करने में, ठीक है। पहला मैं आपको बता रहा हूं, परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, तो ध्यान रखना, परिवार का जो मेंबर्स होगा, पहली बात तो ये, जहां पर भी आपका ध्यान अगर इधर से उधर है तो पूरा ध्यान को छोड़कर इस कॉन्सेप्ट इधर ध्यान देना है। नाक, आंख, कान,
सब खोल कर सुनना है। अगर किसी काम में बिजी हो तो वीडियो को लाइक करके या वॉचिंग टाइम पर डाल के एक तरफ कर दो, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय आप देख लेना। लेकिन आप किसी दूसरे काम में लगे हुए वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये समझ के शास्त्र है। देखो परिवार क्षेत्र, जिसको पारिवारिक क्षेत्र भी कहते हैं, तो परिवार क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से आय के क्षेत्र प्रभाव में होता है वो देखना। तो ध्यान रखना, परिवार, एक तो परिवार को नॉर्मल किसकी जरूरत होती है, वस्तुओं की और सेवाओं की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि परिवार उत्पादन या फर्म में जाएगा तो किस लिए जाएगा, वस्तुओं को खरीदने के लिए जाएगा, वस्तुओं का उपभोग करने के लिए तो जाएगा वो। और यदि सरकार के पास में जाएगा तो वो किसके लिए जाएगा, सेवाओं के लिए, ठीक है। मतलब परिवार क्षेत्र के अंदर नॉर्मल हम जिसको इंक्लूड करते हैं उपभोक्ताओं को, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य कहीं पर भी जाता है तो क्या माना जाता है, उपभोक्ता माना जाता है, कस्टमर माना जाता है। कि भाई अगर परिवार का कोई सदस्य किसी फर्म में जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई ग्राहक आया है। अगर मान लीजिएगा किसी सरकारी क्षेत्र में जाएगा तो अपन क्या कहते हैं कि ग्राहक है, ठीक है। क्या है, ग्राहक है। ये हम मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं। मतलब वस्तु और सेवा के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है किसमें, परिवार क्षेत्र के अंदर। अब वो परिवार का सदस्य भी मान सकते हैं या फिर गृहस्थ के रूप में मान सकते हैं, या घर का कोई भी सदस्य होता है वो, ठीक है। मतलब परिवार का जो क्षेत्र होता है वो फर्म पर भी आधारित होगा, उत्पादन के क्षेत्र पर भी आधारित होगा, सरकारी क्षेत्र पर भी आधारित होगा और विदेशी क्षेत्र पर भी होगा। देखना ये कैसे होगा, मैं आपको जब चक्र पूरा बताऊंगा तब आपको सर्कल पूरा समझ में आएगा कि चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब देखना उत्पादन क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र के अंदर वे सभी इकाइयां होगी जो उत्पादन करने का कार्य करती है, जो उत्पादन करती है। अब वो फर्म भी हो सकती है या कोई मैन्युफैक्चर की कोई कंपनी भी हो सकती है, समझ में आया। यानी कि इसमें उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, सभी इकाइयों को सम्मिलित करना है। अब देखना सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में क्या होगा, जो कल्याणकारी एजेंसी होगी। कल्याणकारी मतलब जो लोगों को सेवा उपलब्ध कराती है, जो लोगों को सेवा उपलब्ध कराती है और साथ में लोगों का कल्याण करती है, ठीक है। अब जहां पर सरकारी सुविधाएं मिलती है, जहां पर सरकारी सुविधा मिलती है तो वो सभी संस्थाएं इसके अंदर इंक्लूड होती है कि भाई यहाँ पर लोगों को मूलभूत रूप से सुविधा उपलब्ध होती है, लोगों की सेवाएं की जाती है। तो वो जितने भी संस्था है वो सभी इसमें इंक्लूड होती है नॉर्मल सरकारी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं, पुलिस क्षेत्र भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, कोई भी। और सेकंड पॉइंट इसी के अंदर मैं कह रहा हूं कि उत्पादकों के रूप में सरकार सम्मिलित होती है, ठीक है। उत्पादकों के रूप में भी आपको मैं किसको कह रहा हूं, सरकार, ठीक है। इसके लिए होगी सरकार की होगी, ठीक है। जो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार कानून या व्यवस्था या सुरक्षा जैसे कल्याणकारी कार्य करती है, ठीक है। मतलब अगर सरकार के रूप में जो होगी वो एक कानून के रूप में भी हो सकती है जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, किसी उत्पादक फर्म को भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। क्योंकि सुरक्षा परिवार क्षेत्र को भी जरूरी है और उत्पादक के क्षेत्र में भी जरूरी होती है। भाई सेफ्टी कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हर एक की सेफ्टी की जाए, हमारी भी सेफ्टी की जाए। तो जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी करने का कार्य कौन करती है, सरकार करती है, ठीक है। यानी कि जो भी कानून बनाना तो ये कानून व्यवस्था किसमें जाती है, सरकार के अंदर में जाती है, ठीक है। यानी कि ये सब किसमें होते हैं, कल्याणकारी एजेंसी में। क्योंकि हमारी सुरक्षा करना मतलब सरकारी सेवा के अंदर है, मतलब वो किसमें, कल्याणकारी एजेंसी के रूप में। उसके बाद मैं कह रहा हूं विदेशी क्षेत्र, इसके बाद में क्या है सर, विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र मतलब जो भी अपने देश को छोड़कर शेष विश्व, ठीक है, अपने देश को छोड़कर बाकी जो भी देश है वो सभी किसमें जाते हैं, विश्व क्षेत्र के अंदर, मतलब विदेशी क्षेत्र में। मतलब इनमें इन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है कि जो वस्तुओं के आयात तथा निर्यात से या घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के पूंजी के प्रवाह से होता है, पूंजी के प्रवाह से संबंधित होता है। क्योंकि मान पता है आपको, एक देश से दूसरे देश के अंदर भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। भारत भी है वो बाकी के देशों को भी आयात करता है और निर्यात भी
करता है, दूसरे देशों को वस्तु भी बेचता है और दूसरे देशों से वस्तु भी खरीदता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पूंजी का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, होने वाला है। अब वो पूंजी का मैंने यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि पूंजी भी होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, उत्पादन के किसी भी साधन के रूप में हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भारत का जो कोई भी मेंबर है वो किसी भी देश के अंदर जाकर अपनी सेवाएं जो या उत्पादन के रूप में कार्य कर सकता है, या फिर धन के रूप में भी कार्य हो सकता है, धन के रूप में भी आदान प्रदान हो सकता है। तो वो जो प्रभाव होता है वो किसमें होता है, नॉर्मल विदेशी क्षेत्र के अंदर होता है। ठीक है, मतलब ये चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आपको भी बताता हूँ एक सिंपल रूप में। ठीक है, एक बार उसको नोट करो चारों को जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखना आयत चित्र प्रभाव में मैं एक बार चारों चित्र को आपको बता दूं, हालांकि आपको कॉपी के अंदर नोट नहीं करना है। ठीक है, नोटबुक में मत लिखना, मैं आपको जो आगे दो चित्र मॉडल बताऊंगा ना, एक एक चित्र को उसको नोट करना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये चारों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसका नोट भी करना कॉपी में। फिलहाल आपको समझना है कि देखिएगा परिवार का, देखना यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर तो किसको ले रखा है मैंने, परिवार को, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ किसको इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, फर्म को। ठीक है, किसको मैंने इंक्लूड किया, फर्म को। देखना पहले इन दो के बीच में संबंध को आपको मैं बता देता हूँ। देखना परिवार का कोई एक सदस्य, परिवार का जब भी एक सदस्य इस फर्म के रूप में जाएगा, लेकिन किस रूप में कह रहा हूं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन के रूप में जाएगा। मतलब भूमि के रूप में भी हो सकता है, या फिर श्रम के रूप में भी हो सकता है, पूंजी के रूप में भी हो सकता है, एक उद्यमी के रूप में भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि उत्पादन के साधन। देखना अभी तो फर्म को जरूरत है किसकी, उत्पादन के साधनों की, उत्पादन के साधनों की। मतलब मैं यहां पर कह रहा हूं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी की कह रहा हूं। ठीक है, मतलब परिवार का एक जो सदस्य है या परिवार का जो क्षेत्र है वो जा रहा है कहां पर, फर्म में। क्यों, क्योंकि फर्म को जरूरत है किसकी, परिवार के क्षेत्र की कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों के रूप में, कि भाई भूमि की जरूरत पड़ी है। अगर भूमि की जरूरत पड़ेगी तो भाई उसका भुगतान होगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। भूमि की जरूरत होगी या फिर अगर श्रम की जरूरत हो, श्रम की जरूरत होगी तो परिवार का सदस्य यहाँ पर जाएगा और कार्य करेगा किस में, लेबर के रूप में। पूंजी के रूप में होगी तो पूंजी, परिवार का सदस्य फर्म को क्या देगा, पूंजी देगा, और पूंजी के बदले में कुछ भुगतान करेगा ब्याज के रूप में। उद्यमी होगा तो उद्यमी के रूप में जाएगा और उद्यमी के रूप में उसको भुगतान होगा। ठीक है, मतलब परिवार का सदस्य पहले कहा जाएगा एक फर्म में, फर्म में जाएगा किस रूप में, उत्पादन के साधनों के रूप में। क्यों, क्योंकि फर्म को जरूरत है। अब फर्म में आने के बाद में फर्म क्या करेगी, इस परिवार के क्षेत्र को भुगतान करेगी, किनका, उत्पादन के साधनों का भुगतान। ठीक है, उत्पादन के साधनों का भुगतान। ठीक है, हाँ, भुगतान। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, अगर भूमि होगी तो भूमि का भुगतान किस रूप में होता है, लगान के रूप में होता है। ठीक है, अगर श्रम होगा तो मजदूरी के रूप में, पूंजी होगी तो ब्याज के रूप में। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं। ठीक है, ब्याज के रूप में। अगर उद्यमी होगा तो एक लाभ या अदायगी के रूप में हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। देखना पहले तो मैं कह रहा हूं कि फर्म को जरूरत थी किसकी, परिवार के क्षेत्र की, उत्पादन के साधनों के रूप में। ठीक है, जब परिवार का क्षेत्र फर्म की ओर आया, ठीक है, और उसने उत्पादन के साधन है जो आपूर्ति या पूर्ति करवा दी। अब पूर्ति करवाने के बाद में फर्म इस परिवार क्षेत्र को क्या कर रही है, उत्पादन के साधनों के रूप में उसका भुगतान कर रही है। ठीक है, अब परिवार का क्षेत्र यानी कि परिवार का जो भी सदस्य है वो एक उपभोक्ता के रूप में जा रहा है कहां पर,
फर्म के पास में, किस लिए? वस्तु और सेवाओं का क्रय के लिए, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का क्रय के लिए, वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए, समझ में आया? वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए कौन जारी है? तो सर यहाँ पे कौन आ रहा है? सीधी सी बात है, हाँ, मतलब वस्तुओं के क्रय के लिए कहा आ रही है? फर्म के पास में है। ये वस्तु और सेवाओं पे पूरा लिख लो, ठीक है, कि वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए, वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि वस्तु और सेवा का क्रय के लिए कहा जा रही है? फर्म के पास में जा रही है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि फर्म है वो इसको क्या करेगी? वस्तु उपलब्ध करेगी, यहाँ पर एरो कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एरो करने के बाद में मैं कह रहा हूं कि परिवार है वो फर्म को क्या करेगा सर? भुगतान करेगा, वस्तु और सेवाओं का भुगतान, वस्तु और सेवाओं का भुगतान करेगा, ठीक है। इसको मैं बड़े टील के साथ दे देता हूं, ठीक है। हाँ, तो परिवार इसको क्या करेगी? फर्म को उन वस्तु और सेवाओं का भुगतान करेगी, ठीक है, वस्तु व सेवाओं का भुगतान। समझ में आया? तो परिवार फर्म के लिए जरूरी है और फर्म परिवार के लिए जरूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है कि नहीं है? मतलब परिवार का सदस्य पहले उत्पादन के साधनों के रूप में जाता है कहाँ पे? फर्म के पास में, और फर्म में आने के बाद में मतलब पहले जरूरत किसको थी? फर्म को जरूरत थी, ठीक है, और परिवार को किसकी जरूरत थी? पैसों की, तो इसीलिए परिवार का सदस्य कहाँ गया? फर्म के पास में गया, और फर्म में जाने के बाद में फर्म ने इनको क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। अगर भूमि उपलब्ध है तो लगा के रूप में भुगतान किया है, अगर श्रम के रूप में गया है तो मजदूरी के रूप में, अगर कोई पूंजी दी है तो ब्याज के रूप में उसका भुगतान किया, और अगर कोई उद्यमी के रूप में गया तो लाभ या अदायगी के रूप में जो भी भुगतान है वो किया, ठीक है। अब परिवार के सदस्य के पास में जब भी भुगतान आएगा तो इसके बाद में क्या होगी सर? परिवार है, परिवार का सदस्य जाएगा कहाँ पर? फर्म के पास में, और फर्म उनको क्या करेगी? तो सब वस्तु और सेवा उपलब्ध कराएगी, ठीक है, वस्तु और सेवा उपलब्ध कराएगी। ये कह सकते हैं कि फर्म है वो परिवार को एरो किया तो मतलब विक्रय कर रही है, मतलब फर्म है वो परिवार के सदस्य को क्या दे रही है? वस्तु और सेवा है उसको उपलब्ध करे, मतलब उसका विक्रय किया जा रहा है। तो परिवार में क्या करेगी? फर्म को वस्तु और सेवा का भुगतान करेगी, ठीक है। ये तो मैंने परिवार और फर्म के लिए बताया। अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ किसके साथ में? सरकार के साथ में। देखना, मैंने अभी आपको कहा है कि चारों एक दूसरे से संबंधित है, चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चारों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होगा वो देखना फर्म को जरूरत है अब किसकी? सेफ्टी की, सुरक्षा की। किसकी जरूरत है? सुरक्षा की भी जरूरत है और सुविधाओं की भी जरूरत है, और परिवार को भी सुरक्षा की भी जरूरत है और सुविधाओं की भी जरूरत है। मतलब परिवार को वस्तुओं और सेवाओं की भी जरूरत है और सेवाओं की भी जरूरत है, ठीक है, और सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसके लिए फर्म सरकार को क्या करेगी सर? कर के रूप में भुगतान करेगी। कर के रूप में क्या करेगी सर? भुगतान करेगी, टैक्स के रूप में, ठीक है। कर के रूप में सरकार को क्या करेगी? भुगतान करेगी। और परिवार होगा तो वो भी इसको क्या करेगा सर? भुगतान करेगा। देखना, मैं इसको हालांकि आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि चारों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है, चारों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझाने की फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक को क्लियर से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं विचार आपको परिवार और फर्म के बारे में बताने से। अब देखना, परिवार और फर्म दोनों सरकार को क्या कर रही है सर? टैक्स का भुगतान कर रही है। किसका भुगतान कर रही है सर? टैक्स का भुगतान कर रही है। तो सरकार का भी दायित्व क्या होगा कि सरकार इन फर्मों को और परिवार के सदस्यों को या एक परिवार के जो क्षेत्र है उनको क्या देगी सर?
सरकारी सेवाएं, ठीक है, यानी कि सेवाएं उपलब्ध कराएगी। क्या उपलब्ध कराएगी? सेवा और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आया। मतलब फर्म को सरकार की भी जरूरत है और परिवार की भी जरूरत है, ठीक है। मतलब परिवार को जरूरत है सरकार की और फर्म की, और फर्म को जरूरत है परिवार की और सरकार की, और सरकार को जरूरत है परिवार और फर्म की, दोनों की। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक विदेशी क्षेत्र के रूप में अगर होगा तो किस रूप में होगा उसको देखना। मैं आपको इसको भी नोट नहीं करना, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक एक को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखना विदेशी क्षेत्र होगा वो किस पे डिपेंड होगा, तो ध्यान रखना विदेशी क्षेत्र डिपेंड होगा किस पे? पहले फर्म पर होगा। किस में होगा? फर्म के रूप में होगा, ठीक है। मतलब फर्म होगी वो विदेशी क्षेत्र पर भी डिपेंड होगी, और विदेशी क्षेत्र है वो डिपेंड भी होगा किसके ऊपर? फर्म के ऊपर भी होगा, और परिवार के क्षेत्र पर भी उपलब्ध होगा, ठीक है। मतलब विदेशी क्षेत्र परिवार के सदस्य पर भी डिपेंड होगा, ठीक है। विदेशी क्षेत्र है वो परिवार पर भी डिपेंड है, और परिवार है वो विदेशी क्षेत्र पर भी डिपेंड है। फर्म है वो विदेशी क्षेत्र पर भी डिपेंड होगी, और विदेशी क्षेत्र वो फर्म पर भी होगा। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार है वो डिपेंड किस पर होगी? विदेशी क्षेत्र पर भी होगी, और विदेशी क्षेत्र डिपेंड होगा किस पर? सरकार पर भी होगा। मतलब आयात निर्यात के रूप में होगा। किस रूप में कह रहा हूँ? आयात और निर्यात के रूप में, ठीक है। जहां पर क्या होगा? पूंजी का प्रवाह होगा, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में भी चेंज होगा, ठीक है। मतलब अपने देश की वस्तु बाहर के देशों के रूप में भी विक्रय होगी, और बाहर की वस्तु अपने भारत में भी आएगी, और उसका भुगतान भी किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये चारों एक दूसरे के ऊपर टिका हुए भी नहीं है। मतलब परिवार डिपेंड है फर्म पर, और फर्म डिपेंड है परिवार पर। परिवार डिपेंड है सरकार पर, और सरकार डिपेंड है परिवार पर। फर्म डिपेंड है सरकार पर, और सरकार डिपेंड है फर्म पर। मतलब सरकार की वो तीनों क्षेत्रों पर डिपेंड है, परिवार है वो भी तीनों क्षेत्रों पर डिपेंड है, फर्म है वो भी तीनों क्षेत्रों पर डिपेंड है। मतलब चारों एक दूसरे के ऊपर संबंधित है, चारों का एक दूसरे से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको पूरा एक तो सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, इसको नोट नहीं करना है। अब मैं आपको फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दो क्षेत्र हैं जो परिवार और फर्म, इन दो के बारे में आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको देखना है कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें द्विमोडीय, ठीक है, दो क्षेत्रीय मॉडल के बारे में देखना। हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो क्षेत्रीय मॉडल के बारे में पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर वीडियो के अंदर मैं आपको तीन क्षेत्र और चार क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक साथ। आज मुझे आपको दो क्षेत्र के बारे में क्लियर करना है। ध्यान रखना आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल है, उसमें अर्थव्यवस्था में परिवार तथा फर्म के बीच में होने वाला चक्रीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मतलब इसको सरल अर्थव्यवस्था के अंदर इस अर्थव्यवस्था को सरल मॉडल भी कहते हैं, जहां पर दो क्षेत्र है कि परिवार और फर्म, तो इसको सरल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें दो क्षेत्र ले रहा हूं, एक तो मैंने लिया है परिवार और दो एक है फर्म, जिसको सरल मॉडल कहते हैं। देखना इसमें क्या होगा कि परिवार उत्पादन के क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, क्लियर है। परिवार क्या करता है? उत्पादन क्षेत्र को अपनी सेवा उपलब्ध कराता है, और उत्पादन क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब पहले तो परिवार क्या करेगा सर? फर्म को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराएगा, उसके बाद में फर्म क्या करेगी? वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगी, वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के बाद में फर्म परिवार को उन साधनों का भुगतान करेगी, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, उसका भुगतान करेगी, ठीक है, उद्यमी है तो उद्यमी का। उसके बाद में परिवार क्या करेगा? उन वस्तुओं का विक्रय, उन वस्तुओं का क्रय करेगा, यानी कि फर्म है वो परिवार को वस्तु उपलब्ध कराएगी, वस्तु एवं सेवा, ठीक है, और परिवार है जो फर्म को उनका भुगतान करेगी। यानी कि उत्पादक क्षेत्र वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देता है। उत्पादन के साधनों को क्या देता है सर? प्रतिफल देता है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो मैंने दो क्षेत्रीय मॉडल आपको बताया है,
इसमें इसको एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जो एक ही क्षेत्र के अंदर अंदर, एक ही क्षेत्र के अंदर अंदर, यानी कि सरकार की आर्थिक क्रिया का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सरकार का कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने दो क्षेत्र दिए हैं, ठीक है। देखना, ये आपको जो क्षेत्र है, ये मॉडल क्या बताना चाह रहा है कि सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जो परिवार है, वो परिवार का कोई सदस्य है, वो कहा जा रहा है फर्म में है। परिवार का सदस्य जा रहा है कहाँ पर? फर्म में। क्यों? क्योंकि फर्म को जरूरत है किसकी? उत्पादन के साधनों की, ठीक है। फर्म को जरूरत है परिवार की, यानी कि परिवार से वो क्या मांगना चाहता है? उत्पादन के साधन, यानी कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, इनकी जरूरत है। किसको? फर्म को। किसकी? परिवार की। और परिवार क्या करवाएगा? उत्पादन के साधन है जो उपलब्ध करवाएगा। मतलब सबसे पहला तो ये वाला चीज कह रहा हूं, ठीक है। मैं रैंक दे देता हूं कि सबसे पहले ये होगा, उसके बाद में ये होगा, ठीक है। यानी कि परिवार है जो फर्म को उत्पादन के साधन है जो उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। उसके बाद में फर्म उन परिवारों को क्या करेगी? साधन का भुगतान करेगी। फर्म है जो इसको क्या करेगी? परिवार को साधन का भुगतान करेगी, यानी कि भूमि है तो भूमि का भुगतान किसमें होगा? लगान के रूप में होगा। श्रम है तो श्रम का भुगतान होगा मजदूरी के रूप में। पूंजी है तो पूंजी पर क्या लगेगा? ब्याज। उद्यमी है तो उद्यमी पर क्या लगने वाला है? लाभ। मतलब ये बी वाला स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा कि भी उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाना। कौन करवाएगी? परिवार करवाएगी। किसको? फर्म को। फिर फर्म क्या करेगा? उन साधनों का भुगतान करेगा। किसको? परिवार को। कौन करेगा? फर्म करेगी। किसका? उत्पादन के साधनों का। उसके बाद में कह रहा हूं, हाँ, अब देखना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो फर्म है, कि जो फर्म है वो क्या करेगी? तो सर जो फर्म है वो इस परिवार को वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराएगी। फर्म है वो क्या करेगी? वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यानी कि जो फर्म है वो इस परिवार को वस्तुएं बेचेगी, यानी कि सेवा उपलब्ध कराएगी, वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा। मतलब सी वाला स्टेप ये होगा। उसके बाद में कह रहा हूं कि जब फर्म किसको वस्तु बेचेगी? परिवार को। कौन बेचेगा? फर्म बेचेगी। इसको? परिवार को, ठीक है। अब वस्तु बेचने के बाद में परिवार क्या करेगा? तो सब परिवार उन वस्तुओं का क्या करेगा? भुगतान करेगा, यानी कि उपभोग करेगा। कौन करेगा? परिवार। किसको? फर्म को। मतलब ये डी वाला स्टेप, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा है कि सबसे पहले तो परिवार है वो फर्म को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराएगा। किसको? फर्म को। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि फर्म उन साधनों का भुगतान करेगी। फर्म है उन साधनों का भुगतान करेगी। किसको? उस परिवार के क्षेत्र को, उन साधनों का। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि भुगतान करने के बाद में ये जो फर्म है इसने जो वस्तु एवं सेवाएं जो उत्पादन किया है उन साधनों को उपलब्ध कराएगी। किसको? परिवार को, ठीक है। उसके बाद में उपलब्ध करवाने के बाद में परिवार क्या करेगा? उन वस्तुओं का भुगतान करेगा। किसको? फर्म को करेगा। तो यहाँ पर मैंने केवल और केवल दो क्षेत्र की बात की है। कौन कौन से? एक तो परिवार और एक फर्म। एक तो परिवार है और एक फर्म है। अब देखना, प्रवाह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रवाह क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होता है वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। तो ये जहां पर मैंने वस्तु और सेवाओं की बात की है, वस्तु और सेवा यानी कि ये सभी क्या वस्तु और सेवा के रूप में है ना? भूमि, श्रम, पूंजी और ये उद्यमी। और यहाँ पर जहां पर मैंने वस्तु और सेवा लिखा है तो ये क्या है? आपके वास्तविक प्रवाह। ये क्या है? आपके वास्तविक प्रवाह है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मुद्रा का लेन देन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मुद्रा का लेन देन हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक व्यय, मौद्रिक प्रवाह। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? मुद्रा का प्रवाह। यहाँ पर क्या हो रहा है? मुद्रा का प्रवाह। मतलब यहाँ पर कह रहा हूँ कि फर्म है वो भुगतान करेगी पहले किसको? परिवार को। उसके बाद में कह रहा हूँ कि परिवार में जो वस्तु एवं सेवा का भुगतान करेगी किसको? फर्म को। यहाँ पर कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का भुगतान कर रही है कौन? फर्म। किसको? परिवार को। इसके बाद में कह रहा हूँ कि जो परिवार है वो वस्तु एवं सेवा का भुगतान करेगी किसको? फर्म को। कौन? परिवार को। तो जहां पर ये मुद्रा का लेन देन हुआ है, मतलब ये जो सी और ये जो सॉरी ये जो बी और ये जो डी वाला स्टेप है ये तो कौन सा है? आपके मौद्रिक प्रवाह। ये तो आपके कौन सा है? मौद्रिक प्रवाह। और ये जो सी और ए वाला जो भाग है जहां पर वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन हुआ है, ठीक है, जहां पर उत्पादन के साधनों की बात हुई है, इसको तो हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रवाह।
इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रवाह। ध्यान रखना यहाँ पर सरकार का कोई लेन देन अभी मैंने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या, जो परिवार है वो क्या करता है, जितनी भी आय है पूरी की पूरी आय खर्च कर देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बचत करने की बिल्कुल नहीं सोचता है। इस क्षेत्र के अंदर मैं कह रहा हूँ, फिलहाल दो क्षेत्र के अंदर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर सरकार की आर्थिक क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, यानी कि ये बंद अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर परिवार और फर्म की मैंने बात की। अभी तक तो मैंने सरकार की बातचीत यहाँ पर नहीं की, क्योंकि सरकार की बातचीत अपन कल करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर दो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह की डेफिनेशन क्या लिखी गई। ध्यान रखना, जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन हो रहा है, नित्य उत्पादन के साधनों का जो लेन देन की बात हो रही है, तो उसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और जहाँ पर मुद्रा का लेन देन हो रहा है, क्योंकि मुद्रा का लेन देन होगा, मुद्रा आएगी मुद्रा जाएगी, तो वो मौद्रिक प्रवाह है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रवाह की वजह से ही मौद्रिक प्रवाह होता है, वास्तविक प्रवाह की वजह से ही मौद्रिक प्रवाह होता है। यदि वास्तविक प्रवाह नहीं होगा तो मौद्रिक प्रवाह की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक प्रवाह, ठीक है, वास्तविक प्रवाह की वजह से ही मौद्रिक प्रवाह हो गया, यानी कि मौद्रिक प्रवाह डिपेंड है किस पर, वास्तविक प्रवाह पर। समझ में आया, क्योंकि वास्तविक होगा तभी तो मौद्रिक प्रवाह होगा। समझ में आया कि नहीं क्लियर? यहाँ पर हम मौद्रिक प्रवाह का अध्ययन करते हैं, वास्तविक प्रवाह को भी ध्यान में रखते हैं। तो मैं ना वो वास्तविक प्रवाह है, वास्तविक प्रवाह होगा तो मौद्रिक प्रवाह होगा, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर दो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रवाह क्या होता है और उसकी कुछ मान्यता भी आपको बता देता हूँ कि ठीक है, कि भाई सरकार के आर्थिक नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक क्षेत्र के अंदर अंदर होता है यहाँ पर, ठीक है, विदेशी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नोट करते इसको। अब आपको देखना है कि सर ये जो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, वैसे तो मैंने बता दिया है, देख लेना कि सर वास्तविक प्रवाह परिवार फर्मों को जब सेवा प्रदान करती है, ठीक है, परिवार यानी कि फर्मों को क्या देती है सर, उत्पादन के साधन उपलब्ध कराती है, और फर्में हैं वो परिवारों को वस्तुएं देती है जिसका प्रवाह क्या निरंतर चलता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। देखो, परिवार जो फर्म को क्या देती है, उत्पादन के साधन, और फर्म क्या करती है, परिवार को वस्तुएं की सेवा देती है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। जब वास्तविक प्रवाह होगा तो ही मौद्रिक प्रवाह होगा, जब, ठीक है, मतलब मौद्रिक प्रवाह वास्तविक प्रवाह पर निर्भर नहीं, जबकि सॉरी मैंने क्या बोला है कि वास्तविक प्रवाह है वो मौद्रिक प्रवाह पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मौद्रिक प्रवाह है वो वास्तविक प्रवाह पर निर्भर करता है। अब देखना मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह मतलब एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवार एवं व्यावसायिक फर्म के बीच में मुद्रा द्वारा जो लेन देन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लेन देन। देखो, मैंने भी बताया था कि परिवार है वो फर्म को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराती है, तो फर्म क्या करेगी, उन साधनों का भुगतान करेगी, मजदूरी, लगान, ब्याज, ठीक है, उन सभी के लगान नहीं होता, हाँ लगान होता। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि फर्म में परिवार को क्या करेगी, वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराएगी, तो परिवार क्या करेगी, उन वस्तु एवं सेवा का व्यय करेगी, यानी कि भुगतान करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं, तो वस्तु एवं सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिख लेता हूँ कि वस्तु उपभोग व्यय क्या कहते हैं, तो सर वस्तु एवं सेवाओं पर किया गया व्यय, सेवाओं पर किया गया व्यय उपभोग व्यय कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सी के नाम से शो करते हैं, उपभोग व्यय कहलाते हैं, ठीक है, जिसे राष्ट्र आय के अंदर हम किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से दर्शाया जाता है, ठीक है, सी से दर्शाया जाता है। मैं आगे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, ठीक है, कल आपको बताऊंगा जब चार मौद्रिक क्षेत्र बताऊंगा, चार मौद्रिक मॉडल अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल मुद्रा के लेन देन हो रहा है, मतलब यहाँ पर वस्तु एवं सेवा का भुगतान हो रहा है और यहाँ पर उत्पादन के साधनों का भुगतान हो रहा है, तो जहाँ पर मुद्रा का लेन देन हो रहा है उसको हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अंतर, तो देखो पहला अंतर आपको करना है अर्थ के आधार पर, अर्थ या परिभाषा कह दो, अर्थ के आधार पर आपको करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये मैंने मीनिंग्स लिखे है, ठीक है, मतलब वास्तविक प्रवाह का अर्थ लिख लो और यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह का अर्थ लिख लो, ठीक है, ये डिफरेंस आपको करना है, मैं आपको कह देता हूँ। अर्थ के आधार पर ये जो मैंने डेफिनेशंस लिखी है
उसको लिखना है, ठीक है। वास्तविक प्रवाह की परिभाषा यहाँ पर लिख लेना और मौलिक प्रवाह की यहाँ पर। उसके बाद में जो चक्र है यानी कि वास्तविक प्रवाह का ये जो डायग्राम है उसको यहाँ पर बनाना है और मौलिक प्रवाह का डायग्राम यहाँ पर बनाना है। और उसके बाद में निर्भरता जो मैंने बताया कि वास्तविक प्रवाह वो मौलिक प्रवाह पर निर्भर नहीं करता, जबकि मौलिक प्रवाह वो वास्तविक प्रवाह पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद मान्यता जो होती है उसको तो इतना जरूरी नहीं है देखने की, मैंने आपको बता दिया एक लाइन के अंदर ही कि इसमें सरकार की आर्थिक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित नहीं होती, ये केवल एक घरेलू क्षेत्र पर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगले एक्सिस के अंदर मैं आपको 3 क्षेत्र बताऊंगा कि एक बात तो मैं बताऊंगा परिवार, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र, ठीक है, मतलब पारिवारिक क्षेत्र, फर्म और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र, इन तीनों के बीच में एक बार पूरा चक्र बताऊंगा और उसके बाद में एक चक्र बताऊंगा जिसमें चारों क्षेत्र सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो ये तो जो चक्र है उसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना, क्लियर कॉन्सेप्ट कर देना, ठीक है, पूरा ध्यान सही करके। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके बाय, और नोट कर दो इसको भी।